हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया बढ़िया हो, टकाटक मस्ती कर रहे हो। मस्ती के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है, इसलिए पढ़ते भी रहिए। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। देखो, अब तक मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है और मोमेंटम क्या होता है। अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है स्टूडेंट, तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में ही इस वीडियो को देखना। अदरवाइज ये वीडियो आप लोगों को समझ में आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बात पूछता हूं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। चेंज इन मोमेंटम, ओके। आप कहोगे सर चेंज इन मोमेंटम तो आपने बताया था हमको कि पी फाइनल फाइनल मोमेंटम माइनस पी इनिशियल, बताया था ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, अपॉन टाइम और लिख देता हूं। ओके, देखो मेरा तरीका देखना, क्या गजब तरीका निकाल के लाया हूं मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। सेकंड लॉ का चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ जब भी अपॉन टाइम हो तो वहां पर आप लोगों को एक वर्ड लगा लेना है, रेट। कौन सा वर्ड लगा लेना है? रेट। अब उसे इस जो भी मैंने लिखा है इसको पढ़ के बताओ। देखो कैसे पढ़ोगे। टाइम के लिए मैंने क्या बताया? रेट। जैसे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बताया था ना कि v माइनस यू अपॉन टी। जब भी अपॉन में टाइम आ रहा है तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड लगाएंगे? रेट। तो इस टाइम के लिए कौन सा वर्ड लगाओगे? रेट। रेट, रेट ऑफ, और ये क्या लिखा हुआ है? चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो इसको, इस पूरे स्टेटमेंट को हम कैसे पढ़ने वाले हैं? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ओके, क्या आप लोग ये साइन जानते हो किसका होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ओके, आप सोचोगे सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इक्वल लगा दो ना इसके। नहीं स्टूडेंट, इक्वल नहीं लगाना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही साइन लगाना है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बात करता हूं। पहले इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ओके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। बस इतना सा स्टेटमेंट आप लोगों को सेकंड लॉ के लिए ध्यान रखना है कि सेकंड लॉ का स्टेटमेंट या तो इसको याद कर लो या फिर इसको याद कर लो। कैसे भी याद कर लोगे। रेट, पहले इसको याद करो, मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा बढ़िया है। इसको कैसे बोलोगे भाई? टाइम है, टाइम के लिए मैंने क्या बताया? रेट लगाना है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इस वाले साइन को क्या बोलते हैं हम? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ओके, इस साइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने 8th क्लास में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा, प्रोपोर्शन। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। क्या होता है प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? देखो, हमेशा दो क्वांटिटी होती हैं। जैसे आप लोग मार्केट में जाओ और मार्केट में आपके पास में पैसे हैं, आपको मान लीजिए पेंसिल परचेस करनी है, तो दो चीजें हैं आपके पास में, एक तो रुपीज है और एक पेंसिल है। नंबर ऑफ पेंसिल, चलो ऐसे ले लिए, रुपीज ले लिए और नंबर ऑफ। अगर आपके पास में रुपीज ज्यादा हैं, ज्यादा रुपीज हैं, तो नंबर ऑफ पेंसिल भी आप क्या कर लोगे? ज्यादा ले आओगे। ज्यादा ले आओगे या नहीं लेके आओगे? एक क्वांटिटी बढ़ गई तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अगर आपके पास में रुपीज कम है तो फिर नंबर ऑफ पेंसिल भी आप क्या ले पाओगे? कम ले पाओगे। मतलब एक क्वांटिटी को अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई, एक क्वांटिटी को डिक्रीज करोगे तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गई। या फिर ऐसे समझ लीजिए, आपके पास में रुपीज है और आप कोई स्वीट लेने जा रहे हो, रसगुल्ले लेने जा रहे हो, चलो हमारे फेवरेट, रुपीज हैं और नंबर ऑफ रसगुल्ले हैं, तो जितने ज्यादा रुपीज होंगे रसगुल्ले भी उतने ज्यादा लेके आओगे या नहीं लेके आओगे? है ना, ज्यादा लेके आओगे। और नंबर ऑफ रुपीज आपके पास में कम है तो नंबर ऑफ रसगुल्ले भी आप लोगों के पास में कम आएंगे। तो रुपीज और स्वीट, रुपीज और पेंसिल एक दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यही मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। एक क्वांटिटी को डिक्रीज करोगे तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी।
इस टाइप का जो डिपेंडेंस होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टली डिपेंडेंस। एक होता है इनडायरेक्टली डिपेंडेंस। इनडायरेक्टली में क्या होता है, एक क्वांटिटी को इंक्रीज करो और दूसरी क्वांटिटी को डिक्रीज करो। एक क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे तो दूसरी क्वांटिटी उसके रिवर्स हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एक क्वांटिटी को कम करोगे तो दूसरी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। अब आप सोचोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो हम बताते हैं। देखिए, स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम। देखो, अगर आप स्पीड ज्यादा है आपकी, जैसे आप स्कूल से घर जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, और स्पीड आपने बहुत फास्ट लगा रखी है, तो मुझे बताओ सोच के कि आपको घर तक पहुंचने वाला जो टाइम है वो क्या लगेगा, वो कम लगेगा। टाइम, स्पीड ज्यादा है आपकी तो टाइम आपका कम लगेगा, और अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। धीरे धीरे चल रहे हो, स्पीड कम है तो टाइम ऑब्वियसली है ना ज्यादा लगेगा। तो ये कैसा डिपेंडेंस हुआ, ये इनडायरेक्ट डिपेंडेंस हुआ। दो तरीके का डिपेंडेंस मैंने आप लोगों को बताया। डायरेक्ट डिपेंडेंस क्या होता है, जब एक क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, एक क्वांटिटी को डिक्रीज करोगे तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ये है डायरेक्ट डिपेंडेंस। इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल बताते हैं। आप लोग स्कूल में लंच लेके गए हो, बढ़िया सा एकदम छोले भटूरे टाइप मम्मा ने बनाए हैं आपके, और छोले भटूरे स्कूल में लेके गए हो। आपको लंच करने में, आप अकेले लंच कर रहे हो, एक सिंगल पर्सन है आप, तो लंच करने में आपको मान लीजिए 10 मिनट का टाइम लग रहा है। ओके, एक पर्सन है तो 10 मिनट का टाइम लग रहा है। अब आपके दोस्त भी आ गए, दोस्तों ने कहा अरे वाह छोले भटूरे लाए हो, हम भी खाएंगे। आपके 4 दोस्त हो गए कुल मिला के। तो अब जरा मुझे बताओ, जब नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो गए तो ये टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अब खाना आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हुए और टाइम टेकन बाय द पर्सन कम हो जाएगा। ये कैसा डिपेंडेंस हुआ, ये इनडायरेक्ट डिपेंडेंस हुआ। तो ध्यान रखें, डिपेंडेंस क्या होता है, डायरेक्ट डिपेंडेंस और इनडायरेक्ट डिपेंडेंस। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सेकंड लॉ पे फिर से आ जाते हैं। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। क्या याद करोगे मुझे बताओ, ये स्टेटमेंट याद करके जाओगे या ये बात याद करके जाओगे? मेरे हिसाब से ये बात याद करना ज्यादा अच्छा है। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम लिख लो, प्रोपोर्शनल का साइन बना दो। प्रोपोर्शनल का साइन आपको ऐसे बनाना है, ध्यान रखना, ऐसे। ओके, रेट ऑफ चेंज इन मूवमेंट। और इसको पढ़ोगे कैसे, लिखना भी तो आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आप स्टेटमेंट राइट करना है, पहले इसको लिख लेना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। याद करो, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और टाइम के लिए कौन सा वर्ड लगाना है, रेट। इसको पढ़ो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब देखिए, फोर्स के लिए हम F बनाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन प्रोपोर्शनल है ये। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है भाई, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात की हुई है, अपॉन टाइम। राइट, टाइम के लिए मैंने T लिखा हुआ है। F प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले मोमेंटम ही ध्यान रखना है कि सर आपने बताया हुआ है मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर आप फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे तो फिर आप फाइनल वेलोसिटी लगाइए, इनिशियल मोमेंटम की बात करोगे तो फिर इनिशियल वेलोसिटी लगाइए। राइट, फाइनल की बात कर रहे हो तो फाइनल वेलोसिटी लगाइए, इनिशियल की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी लगाइए अपॉन टाइम। ठीक है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू, इसको रीड करना सीखो, प्रोपोर्शनल टू। राइट, मास को कॉमन लीजिए, v कॉमन लेना समझते हो ना, यहां से क्या बचेगा, v, m हमने बाहर निकाला, यहां से बचा u अपॉन t। और आप लोगों को याद होना चाहिए v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, ये एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, अपॉन टाइम है तो फिर से बोलो रेट, और v माइनस यू मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। आप लोगों को ध्यान आना चाहिए। तो फिर हम क्या करने वाले हैं, हम इस v माइनस यू अपॉन टी की जगह पर a लिखने वाले हैं। a क्या है यहाँ पर, एक्सीलरेशन। ठीक है, अब एक बात और बताते हैं हम आपको, जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर इक्वल का साइन लगाना है, जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर हमें इक्वल का साइन लगाना है, जैसे यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और इक्वल का साइन लगा दिया।
ठीक है। तो फिर यहाँ पर एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को बोलते हैं हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं। यहाँ पर क्या लगा देते हैं? एक कांस्टेंट। कांस्टेंट समझते हो ना? देखो दो तरह के क्वांटिटीज होती हैं, एक कांस्टेंट वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होगे एक्स बाई जेड ए बी सी, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 ये सब कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। अभी 2 है तो वो हमेशा 2 ही रहेगा ना। एक्स है, एक्स किसी क्वेश्चन में 5 आ रहा है, किसी क्वेश्चन में 10 आ रहा है, किसी क्वेश्चन में 100 आ रहा है, तो वो वेरिएबल है। ठीक है, तो के लिख दिया हमने कांस्टेंट, और बाकी एम ए जैसा है वैसा ही आप लोगों को लिखना है। हियर वेयर हम लिख भी सकते हैं के इज ए कांस्टेंट। के क्या है? एक कांस्टेंट है। इट्स वैल्यू इज 1, और इसकी जो वैल्यू है वो न्यूटन अंकल ने खोज के निकाली थी 1। ठीक है, तो जब के की जगह 1 पुट करोगे तो एफ इक्वल क्या हो गया? एम ए। तो अगर आपको एग्जाम में सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखने को आता है तो आप यहां से लेके यहां तक पूरा करके आएंगे। बात समझ गए? फिर से समझ लो, नहीं समझ में आया हो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम लिख लो। अपॉन टाइम के लिए कौन सा वर्ड लगाना है? रेट लगाना है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है भाई? चेंज इन मोमेंटम सर आपने हमको बताया हुआ है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आपको ऐसे बढ़िया नहीं लग रहा हो तो आप लिख देना फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल की बात हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी लगाओ, इनिशियल की बात हो रही है इनिशियल वेलोसिटी लगाओ। एम को हमने कॉमन लिया हुआ है, देन यहां से बचेगा v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है, हम जानते हैं, तो इसकी जगह पर हम a लिख सकते हैं। फिर मैंने बताया प्रोपोर्शनल के साइन को जब भी हम रिमूव करके इक्वल का साइन लगाते हैं तब एक कांस्टेंट लगाना होता है। कांस्टेंट मैंने यहाँ पर क्या लगाया है? k, जिसकी वैल्यू न्यूटन अंकल ने बताई थी 1। तो f इक्वल क्या हो गया? एम ए। अब देखो f इक्वल एम ए है ना, m इंटू ए। क्या आप इसको पढ़ के बता सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल पढ़ सकते हैं, एफ इक्वल एम ए लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए एफ इक्वल एम ए लिखा हुआ है, मेरे लिए भी एफ इक्वल एम ए लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज और है, मैं इसको लैंग्वेज में लिखता हूं। फोर्स, एफ क्या है? फोर्स इज इक्वल टू, ये किसका साइन है जरा बताओ फटाफट से? प्रोडक्ट का साइन है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। तो आगे से अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है ये बताइए, तो आप ये कहोगे सर फोर्स इज अ पुश और पुल, जो आपने हमको सबसे पहले वाले वीडियो में बताई हुई है। तो अब आप उस डेफिनेशन को ध्यान रखें या ना रखें, लेकिन आगे से कोई भी आपसे पूछेगा कि फोर्स क्या होता है तो आप ये डेफिनेशन हमेशा याद करके बताओगे। एफ इक्वल क्या होता है? एम ए। एफ इक्वल क्या होता है? एम ए। चलो बोल के बताओ, जहां पर मेरी चौक रखी हुई है वो आप लोगों को बोलना है। एफ फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। और ये हो गई फोर्स की एक एकदम तरोताजा डेफिनेशन। और हमेशा अब आप यही डेफिनेशन भी याद रखेंगे आने वाले टाइम में। जो पुरानी डेफिनेशन थी पुश और पुल, अब उसको आप याद रखो या ना रखो, लेकिन वो एग्जाम में फोर्स की डेफिनेशन लिखने को आए तो उस डेफिनेशन को आपको नहीं राइट करना है, ये डेफिनेशन राइट करनी है कि सर एफ इक्वल क्या होता है? एम ए। एफ इक्वल एम ए कहां से आया है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आप ये भी लिख सकते हो कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ये याद ना रहे तो इसको याद कर लो। दोनों बातें एक ही हैं, या तो इसको याद कर लो एफ इक्वल एम ए, या फिर इसको याद कर लो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। दोनों तरीके से आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन को राइट करना होता है। अच्छा, अब फोर्स की एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी। तो भाई फॉर्मूला क्या है? एफ इक्वल एम ए है, हमने आपको बताया हुआ है। एसआई यूनिट हम हमेशा फॉर्मूले से ही पता करते हैं। तो फोर्स की यूनिट तो आपको पता करनी है। तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या हुई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्योंकि ये सारा काम किसने किया है? न्यूटन ने किया है। तो उनको सम्मान देने के लिए, ऑनर देने के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोल देते हैं? न्यूटन। ध्यान रखना
कहाँ लिखे हैं, यहां पर लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एसआई यूनिट है मोमेंटम की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एसआई यूनिट है फोर्स की। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, न्यूटन भी लिख सकते हो। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो किलोग्राम मीटर, ये एसआई यूनिट के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं, बार बार बता रहा हूं, एग्जाम में पूछे जाते हैं गारंटीडली। ओके, तो यूनिट्स को सभी लोग ध्यान रखें। तो ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ओके, जितना फोर्स लगा रहा है वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली किस पर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पर। अब हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की, जिससे हम इन सारे स्टेटमेंट को अच्छे से समझ भी सके। तो ध्यान रखना, फोर्स के दो फॉर्मूले हो गए आप लोगों के पास में। एक तो फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल एम ए, कहाँ लिख दें, चलो यहाँ लिख देते हैं, ये तो लिखा हुआ है ये, एक तो F इक्वल एम ए, एक तो ये फॉर्मूला है फोर्स का, और एक फॉर्मूला ये भी है, एक ही जगह आप लिख दीजिए V माइनस यू अपॉन टी। दो फॉर्मूले हैं फोर्स के, इन दोनों ही फॉर्मूले पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल आप लोगों को इस बार करके दिखाते हैं।